सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के कंप्लीट फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को विद इन वन सेशन देखने वाले हैं। इसके सभी एस्पेक्ट को समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। टॉपिक जो है आपके सामने दिख रहे होंगे कि कितने टॉपिक्स पे हमें बात करनी है। तो मैं इस बात को पूरी तरीके से श्योर कर दूं कि आज इस एक लेक्चर के अंतर्गत हम इन सभी टॉपिक को, इन सभी एस्पेक्ट को फुली डिटेल फॉर्म में एक सेशन के अंतर्गत एक वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग कंप्लीट एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ टुडे। टॉपिक सीधे आते हैं सीधे हम टू द पॉइंट डिस्कशन पे आते हैं। तो टॉपिक की बात सबसे पहले शुरू होती है और उन सभी एनसीईआरटी पेजेस से जिनकी इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर क्या कर रहा है, सर्कल कर रहा है, घूम रहा है। यानी कि अगर बात करें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जो कि ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 ये टोटल 5 पेजेस हमें कुल मिला जुला के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ने हैं 2025-26 सेशन के लिए। और वहीं पे कंटेंट की बात करेंगे तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे, फ्लोरा एंड फौना क्या है इसको जानेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझेंगे, और साथ ही साथ टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट सेक्रेड ग्रुप्स। तो आई होप कंटेंट को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कंटेंट के बाद अगर बात करें कि अब हमें डिस्कशन कैसे करना है, तो सबसे पहली बात आप समझिए कि जो ज्योग्राफी क्लास 10th का है उसकी जो पूरी कंप्लीट बेसिक थीम है वो कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से? रिसोर्स के ऊपर बेस है, रिसोर्स के ऊपर बेस है। क्योंकि हमने पहला चैप्टर पढ़ा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन और उसके विकास, जिसमें हमने रिसोर्स के डेफिनेशन पढ़ी, रिसोर्स के टाइप पढ़े, अलग अलग बेसिस पे उनके टाइप्स पढ़े। इसके बाद हमने सॉइल रिसोर्स को देखा, रिसोर्स प्लानिंग को देखा, इसके बाद उसमें 6 प्रकार के सॉइल को हमने देखा और पूरी कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट किया। अब दूसरे चैप्टर की बात करें जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, यानी ये भी रिसोर्स के बारे में। तीसरा चैप्टर उठाएंगे वाटर रिसोर्स, वो भी रिसोर्स के बारे में। यानी ओवरऑल जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर क्लास 10 ज्योग्राफी में हैं वो सभी रिसोर्स के इधर उधर ही टोटल आपके जो है मूव कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे तो उसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। नाम स्पष्ट है, वन और वन्यजीव संसाधन। वन और वन्यजीव संसाधन यानी वन और वन्यजीव को कैसे संसाधन के रूप में हम यूज करते हैं, क्या उसमें मतलब कि कैसे हम कंजर्व करते हैं, क्या उसमें समस्याएं हैं, क्या उसके समाधान हैं। यानी कि सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे बायोस्फीयर की और फिर बात करेंगे इकोलॉजी की। बायोस्फीयर क्या होता है इसको आप सिंपली एक भाषा में समझिए कि जो आप अगर हम बात करें जैसे पूरे कंप्लीट इस इन्वायरमेंट की, ये आपका एटमॉस्फेयर है जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। ये आपका जो है लिथोस्फीयर है यानी कि जिसको स्थलमंडल बोलते हैं। ये आपका हाइड्रोस्फीयर है। तो इस तीनों की जो अवेलेबिलिटी जिस प्लेस पे, जिस क्षेत्र में होती है उसी क्षेत्र, देखिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तीनों चीजें दिख रही हैं। कौन सा? एटमॉस्फेयर भी, लिथोस्फीयर भी और हाइड्रोस्फीयर भी, यानी जल थल वायु तीनों हमें देखने को मिल रही है। यानी यही क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर कहलाएगा। जहां पे जल थल और वायु तीनों की उपलब्धता हो, अवेलेबिलिटी हो, उस क्षेत्र को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। और इसका मतलब ही होता है जैवमंडल। क्या होता है? जैवमंडल। और जैवमंडल का मतलब क्या होता है? जीवन जहां पे संभव हो। अब जीवन की अगर बात करें तो जीवन की जो संभावना है जिस क्षेत्र में होती है उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर में जो होता है उसमें एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वहीं से आपका बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर से ही बायोडाइवर्सिटी आपका स्पेसिफिक जो टॉपिक है हम आगे पढ़ने वाले हैं वो आपका यहीं से पैदा होता है। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है आप जानते होंगे। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में एक एनर्जी का फ्लो होता है जिससे कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और अपने जीवन की सस्टेनिटी को मेंटेन करते हैं। यही पूरा तंत्र क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। खैर इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन बायोस्फीयर आप आई होप समझ चुके होंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो कंटेंट आपका शुरू होता है टॉपिक, उसमें आपका लिख रहा है कि वी शेयर दिस प्लैनेट with millions of other living beings, starting with microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. This entire habitat that we live has immensely biodiversity. देखिए अगर बात करें कंप्लीट इस अर्थ की, तो इस अर्थ पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट किया करती है। क्या? मिलियंस ऑफ स्पीसीज
एग्जिस्ट किया करती थी। अब इस मिलियन स्पीसीज में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य ही है, नहीं, मनुष्य नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से लेकर ब्लू व्हेल, हाथी तक के जो स्पीसीज एग्जिस्ट किया करते हैं धरती पे, वहाँ पर धरती की बात कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर बात करें, स्टार्ट करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बैक्टीरिया से, माइक्रोनिज्म और बैक्टीरिया की बात करें, लाइकेन से लेके छोटी सी काई से लेके बरगद के वृक्ष तक, एलिफेंट से लेके ब्लू व्हेल तक, दिस इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव हैज इमेंसिबली बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स है, बहुत जैव विविधता है। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो बायोडाइवर्सिटी को पहले आप समझिए कि टाइप्स ऑफ लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे जितने प्रकार का जीवन एग्जिस्ट किया करता है, यानी इस धरती पे बात करें, ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, बैक्टीरिया भी हैं, फंगी भी हैं, लाइकेंस भी हैं, बनियान ट्री भी हैं, ब्लू व्हेल भी हैं, एलिफेंट भी हैं, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, घोड़ा, हाथी, शेर, चीता, सब है। तो जितने ये जो अलग अलग प्रकार के जीवन पनप रहे हैं, यही तो बायोडाइवर्सिटी है, यही जैव विविधता है। यानी जीवन की जो अलग अलग वैरायटी है, यानी लाइफ की जो अलग अलग वैरायटी है इस पूरे अर्थ पे, यही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और इस बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इसको भी हम चाहें तो तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला आपका बायोडाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा क्या होता है आपका स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटीज यानी स्पीसीज डाइवर्सिटीज, एंड द लास्ट वन इज दैट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी डाइवर्सिटी को भी हम चाहें तो तीन प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटीज, स्पीसीज डाइवर्सिटीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। जेनेटिक डाइवर्सिटीज मतलब जैसे हम एक स्पीसीज है, कुत्ता भी, डॉग भी, एलिफेंट भी, शेर भी, बकरी भी, पेड़ भी, एक क्या है आपका एक उसकी एक स्पीसीज होती है, और उस स्पीसीज में जितनी डाइवर्सिटीज होती है, जैसे डॉग की बात करते हैं तो डॉग की तमाम प्रजातियां हैं, डॉग की क्या स्पीसीज है, और उस स्पीसीज में तमाम जेनेटिक डाइवर्सिटीज होती है, जैसे कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई एक प्रदेशी है, कोई जो भी बुलडॉग है, पता नहीं अलग अलग प्रकार की जो है डाइवर्सिटीज एक ही स्पीसीज के अंदर मिलती है, तो उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटीज बोलते हैं। वहीं पे जो स्पीसीज में डाइवर्सिटीज है, जैसे कुत्ता एक अलग स्पीसीज है, जानवर एक घोड़ा एक अलग स्पीसीज है, शेर एक अलग है, मनुष्य एक अलग है, तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटीज कहलाती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बात करें तो इकोलॉजिकल सिस्टम में समुद्र हो गया, रेगिस्तान हो गया, पर्वत हो गया, मरुस्थल हो गए, प्लेन मैदान हो गया, आपका ये सारी चीज़ें आपके जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के अंतर्गत आते हैं। तो यानी डाइवर्सिटीज, बायोडाइवर्सिटी को भी हम चाहे तो तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो आई होप समझ पा रहे होंगे। और ये बात करें कि ह्यूमन की बात करें और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। इसमें कि हम सभी यानी ह्यूमन की बात करें तो ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर एन ऑन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन भले ही डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ह्यूमन भी इस इकोलॉजिकल सिस्टम का, जिस इकोलॉजिकल सिस्टम में सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर एक कॉम्प्लेक्स वेब इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, उसके ह्यूमन की अगर बात करें, उसमें अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन भी एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और वो ऐसा नहीं कि वो सब कुछ कर रहा है, वो खुद के अपने एग्जिस्टेंस के लिए इन सभी इकोलॉजिकल सिस्टम पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमन भी आपका हवा पे डिपेंडेंट है, आपका जो है मिट्टी पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है, और इन वाटर को, हवा को, मिट्टी को कोई ना कोई रिक्रिएट करता है, कोई ना कोई इसको हमें प्रोवाइड कराता है। यानी हम भी डिपेंडेंट हैं। हवा हम कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे क्या करते हैं? हवा को साफ करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, रिजनरेट करते हैं, और फिर हम उस हवा को लेते हैं। पानी क्या है? पानी हम पीते हैं। पानी कहाँ से आता है? जंगलों से आता है, तमाम चीज़ों से आता है, धरती के नीचे से आता है, सॉइल से आता है। यानी कि हम खुद अपने एग्जिस्टेंस के लिए इन इकोलॉजिकल सिस्टम पे क्या है, डिपेंडेंट हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये रिक्रिएट करते हैं क्वालिटी को, किसके? एयर को, जो कि हम सांस लेते हैं, वाटर जो कि हम पीते हैं, सॉइल जो कि जिसमें प्रोड्यूस करते हैं फूड को। इन सभी चीज़ों के बिना हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। इसलिए हम भी इस इकोलॉजिकल सिस्टम का, जो अर्थ का बायोस्फीयर है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, हम इस पे खुद ही डिपेंडेंट हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल सिस्टम के लिए। सो फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज द आल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अदर बीइंग डिपेंडेंट। हम जानते हैं फॉरेस्ट के बारे में। एक टर्म आपका जो है बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी, जिसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। फ्लोरा और फौना की बात करें,
फ्लोरा और फोना को आप सीधे इस तरीके समझिए कि जितने भी प्लांट लाइफ होते हैं, क्या होती हैं, प्लांट लाइफ होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, फ्लोरा। क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक पेड़ पौधे आते हैं, वो सभी आपके फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं, फ्लोरा कहलाते हैं। और वहीं पे जो फोना की बात करें तो जितने भी एनिमल्स लाइफ, जितने भी एनिमल्स में स्पीसीज मिलती हैं, वो सभी आपकी फौना कहलाती है। यानी फ्लोरा और फौना आपको आप समझ चुके होंगे। जो प्लांट लाइफ होती है उसको आप फ्लोरा बोलते हैं, जो एनिमल्स लाइफ होती है उसको आप फौना बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इस धरती पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, वो प्लांट के रूप में है, एनिमल्स के रूप में है, बर्ड के रूप में है, तमाम फॉर्म में हमें बायोडाइवर्सिटीज़ देखने को मिल जाती है। इफ़ यू लुक एट अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन आवर एरिया। हम जानते हैं कि हमारे एरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, जिनको कभी कभी हम देखे रहते हैं, कभी कभी नहीं देख, कभी कभी नए नए जीव हमें दिख जाते हैं। और यहाँ तक कि कह रहा है कि इंडिया की बात करें तो वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के परस्पेक्टिव में इंडिया रिच, इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ तक कि जितने डाइवर्सिटीज, जितने प्रकार के लाइफ को हम लोग खोज चुके हैं, देख चुके हैं, देख रहे हैं, उससे 2 गुना 3 गुना ये उम्मीदें की जा रही हैं कि ये टू बी डिस्कवर्ड, कि अभी इनका खोज होना बाकी है। यानी जितनी हमने खोज कर लिया है, संभावना ये है कि ट्वाइस और थ्राइस द नंबर ये टू बी डिस्कवर्ड, इनका अभी खोज होना क्या है, बाकी है। यानी कि हम समझ चुके हैं कि बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है इमेंसिवली रिच एंड पावरफुल है इंडिया के कंटेक्स्ट में। अब जो अगला कंटेंट आप देख रहे होंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये सभी रिसोर्सेज, जब बायोडाइवर्सिटीज हैं जो, अगर हम इनको प्रोटेक्ट न करें तो ये आ जाती हैं अंडर ग्रेट स्ट्रेस, जिसकी वजह से तमाम प्रकार के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मन में प्रश्न आता है कि ये जो डाइवर्सिटीज़ है, हमें इनको प्रोटेक्ट करने की क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन, किसका, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है। क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़े कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है, हमें बायोडाइवर्सिटीज के या फिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है, और उस जरूरत को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, यानी कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप हमने उठाए। तो आई होप आप टॉपिक को समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले अगर नीड की बात करें कि जरूरत क्यों है, कि कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट्री होती है बड़े ही आवश्यक चीज होते हैं, और इसमें रैपिड डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं तमाम प्रकार के ह्यूमन एक्टिविटीज के इंटरफेरेंस की वजह से आपका फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो जीवन स्तर है वो डिक्लाइन हो रहा है, और हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कंजर्व करने की जरूरत इसलिए है कि कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। क्योंकि हम जानते हैं जो कंजर्वेशन है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। और हमारा जो लाइफ सपोर्टिव सिस्टम है, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, इनको भी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है ना। अगर हमें लाइफ सपोर्टिव सिस्टम न मिले, क्या एयर वाटर सॉइल के बिना आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत है। तो पहला कारण ये है कि कंजर्वेशन की वजह से क्या होता है, प्रिजर्व होता है द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, जो तमाम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज अगर हम उसको कंजर्व न करें तो उसके तमाम प्रकृति के तमाम दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा जो लाइफ सपोर्टिव सिस्टम होता है, वाटर, एयर, सॉइल, हमें इसकी जरूरत है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं कंजर्वेशन करने की जरूरत है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की। साथ ही साथ जो कंजर्वेशन है वो प्रिजर्व करता है जेनेटिक डाइवर्सिटीज को, किसकी, प्लांट और एनिमल्स के, किसके लिए, बेटर ग्रोथ के लिए, और स्पीसीज के बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर ब्रीडिंग के लिए। क्योंकि देखिए अगर स्पीसीज का हम लोग प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, अगर उनका हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में लुप्त हो जाएंगे। तो जो हमारी पीढ़ियां अभी आगे जो सस्टेनेबिलिटी, अपने जीवन की जो लाइफ सस्टेनेबिलिटी हमें मेंटेन करनी है, उस मेंटेन करने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट हमें चाहिए, और वो सभी एलिमेंट अगर लुप्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन खुद ही, सस्टेनेबिलिटी वाला जो व्यवस्था है वो खुद ही खतरे में आ सकता है। तो वही चीज़ कर रहा है कि कहीं ना कहीं जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, प्लांट के, एनिमल्स के। और अगर प्लांट की जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इनकी में बेटर ग्रोथ हो रहा है, जो स्पीसीज में जो बेटर ग्रोथ हो रहा है, जो बेटर ब्रीडिंग हो रही है, वो शायद हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि हम जो है एग्रीकल्चर की बात करें तो वी विल स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज। आज हम जो भी फसलें खाते हैं, जो भी
हम लोग फसल उगाते हैं भाई, वो अपनी प्राचीन समय से उनका जो है ट्रेडिशनल जो क्रॉप प्रोडक्शन मिल रहा था उसी के हिसाब से तो हम आज यहाँ तक आए हैं। लेकिन आज हम उसको कंजर्व न करें तो कल आने वाली पीढ़ियाँ उसको नहीं पाएंगी। जैसे कि कुछ फिशरीज की बात करें कि फिशरीज टू और हैवली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटीज। कुछ प्रकार मछलियों की तमाम जो है, कुछ लोग होते हैं फिशरीज जो होते हैं, तमाम मछुआरे होते हैं, मछलियां जो डेली लाते हैं, उनका जीवन यापन उसी से चलता है। तो अगर एक बड़ी मात्रा में जो जिस तरीके से ये हो रहा है एक्वेटिक जो क्या बोल सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटीज़ है उस पर लगातार जो है हमला होगा, लगातार उसका जो है दोहन होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि कुछ प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी जिनको फिर भविष्य में हम नहीं देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इसलिए कंजर्व करने की जरूरत है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की। तो हमने नीड समझ लिया कि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ है उसको मेंटेन करने के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को मेंटेन के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कंजर्वेशन करना, किसको, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। इसके लिए स्टेप क्या उठाया गया, तो 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। जितने भी कंजर्वेशनिस्ट थे वो डिमांड करते हैं क्या, कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया जाए, कि एक राष्ट्रीय स्तर पे इन सभी वन्य जीवों को फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसे प्रोग्राम को बनाया जाए, जिसकी वजह से एक आपका द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपका लागू होता है 1972 में। यानी कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विथ वेरियस प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। तो तमाम हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो द इंडियन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में 1972 में क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, जिसके तमाम हैबिटेट्स को हम क्या करें, प्रोटेक्ट कर सकें। और जिसमें कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कुछ जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ हैं उनकी लिस्ट क्या की गई, पब्लिश की गई, कि ये सभी स्पीसीज़ क्या है, अपने ख़त्म होने के जो है कगार पे हैं। इनको अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं ये का जो है हमें लुप्त हो सकती हैं, इसलिए हमें इन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। इसमें कहा गया कि जो थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम कदम भी उठाए गए, जिससे कि बैनिंग हंटिंग यानी उनका शिकार बंद हो, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स हो, इसके बाद उनका ट्रेड, वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है, पशुओं की, जानवरों की जो तस्करी होती थी उसको रोका जाए। ये सारे कदम जो है उसमें उठाए गए। और साथ ही साथ सब्सिक्वेंटली सेंट्रल और मेनी स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया नेशनल पार्क। क्या इस्टेब्लिश किया, नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश किया, अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीज, है ना। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड, इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्न आर्हिनोस, द कश्मीर स्टैग जिसको हंगुल भी कहा जाता है, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, आपका फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल, द एशियाटिक लायन एंड द अदर। देखिए सेंट्रल और गवर्नमेंट ने तमाम ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिस योजनाओं के तहत इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम क्या कर सकें, वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकें। किससे, उनके हंटिंग से, उनके जो हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको जो है उनकी ट्रेड जो तस्करी होती है उसको रोका जाए, जिसकी वजह से सेंट्रल और तमाम स्टेट जो गवर्नमेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है, नेशनल पार्क बनाती है। और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं, प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जो लुप्त होने के कगार पे, हम उसको स्पेसिफिक एनिमल्स को भी स्पेशल तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि चाहे वो आपका टाइगर हो जाए, चाहे वो वन हार्न यानी एक सिंग वाला जो है गैंडा हो जाए, कश्मीरी स्टैग हो जाए जिसको हंगुल बोलते हैं, क्रोकोडाइल, 3 प्रकार के क्रोकोडाइल है, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर और जो घड़ियाल जिसको कहा जाता है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। एशियाटिक लायन को, यानी इन स्पेसिफिक जानवर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमाम प्रोविजंस को, प्रोग्राम को लॉन्च करने का शुरू कर दिया प्रोग्राम। सो मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट जिसको, और साथ ही साथ ब्लैक बग जिसको चिंकारा कहा जाता है, काला हिरण, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोदावन एंड द स्नो लिपर्ड हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हंटिंग एंड द ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया की बात करें, इनका हंटिंग
हंटिंग हो, इनका ट्रेड हो, ये पूरी तरीके से इनका लीगल और पार्शियल जो है बैन लगा दिया गया। किसका? एलिफेंट्स का, ब्लैक बक का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, स्नो लेपर्ड का, इन सभी चीज़ों का। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो एक्टिविस्ट थे वो एक्टिव होते हैं, गवर्नमेंट भी इस पर एक्टिव होती है, जिससे कि हम इन सभी वाइल्ड लाइफ को हम क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। तो प्रोटेक्ट करने की तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। Conservation projects are now focusing on the biodiversity rather than a few of its components. There are now more intensively search for different conservation measures. Increasingly, even insects are beginning to find a place in conservation planning. यहाँ तक कि इंसेक्ट को भी देखिए, ये तो हो ही रहा है, जो स्पीसीज लुप्त हो रही हैं, जो इवन इंसेक्ट छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की भी अगर बात करें तो उनको भी इन प्रोटेक्टिंग लिस्ट में अब रखने का प्रयास शुरू हो गया बाय द गवर्नमेंट की इनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही साथ अगर बात करें 1980 आते आते कि जो नोटिफिकेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट in 1980s and 1986 several hundred butterflies, moth, beetles, one dragonfly have been added to the list of protecting species. उन सभी को भी क्या, कीट पतंगों को भी इन प्रोटेक्टिंग स्पीसीज में जोड़ दिया गया, क्योंकि इनको भी हमें कंजर्व करना है। तो देखिए माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? माइक्रो मैनेजमेंट। और यहाँ तक कि 1991 आते आते पहली बार ऐसा होता है कि प्लांट वर आल्सो एडेड टू द फर्स्ट लिस्ट स्टार्टिंग विद द 6 स्पीसीज। प्लांट को भी जोड़ लिया गया इन प्रोटेक्टिंग स्पीसीज में। और शुरुआती दौर में टोटल 6 प्रकार के प्लांट्स को क्या किया गया, ऐड किया गया इन प्रोटेक्टिंग स्पीसीज में। यानी कि गवर्नमेंट ने तमाम स्टेप्स को भी उठाया जिससे कि कंजर्वेशन हो सके, किसका? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, जिसमें हम लोग जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनते हैं, नेशनल पार्क बनते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो कितनी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कितने बायोस्फीयर हैं, तो 18 बायोस्फीयर हैं। और कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में वर्तमान समय में, वर्तमान डेटा के अकॉर्डिंग 107 आपके नेशनल पार्क भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा शुरू होता है, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक जानवर को भी, स्पेसिफिक एनिमल्स को, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे टाइगर्स। क्योंकि हमने पढ़ा है कि टाइगर हो, एशियाटिक लायन हो, घड़ियाल हो, ब्लैक बैग हो, वन हार्न आर्हिनो हो, स्नो लेपर्ड हो, इन सबको स्पेशली प्रोटेक्ट करने के भी गवर्नमेंट ने तमाम मेजर्स को अडॉप्ट किए, जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ना है? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ना है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और इसका क्या एस्पेक्ट है। 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि इन सभी पे हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक पे अलग से ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। आपका प्लेलिस्ट कंप्लीट जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के नाम से मिल जाएगी, और इसमें जाके आप देख सकते हैं हर टॉपिक को डिटेल वे में हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इस पर हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक पे डिस्कशन। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, तो नाम से स्पष्ट है, टाइगर को कंजर्व करने की बातें आपको जो है गवर्नमेंट प्रोविजन के अंतर्गत देखने को मिलती है। क्या होता है मामला कि टाइगर जो होता है हमारे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का एक की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, जो इस पूरा फनल वेव की अगर बात करें तो उस फनल वेव का एक की वाइल्ड लाइफ जो है स्पीसीज है। बात करें 1973 की, कि जो अथॉरिटी होती है उनको रियलाइज होता है कि टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled टू 1827 फ्रॉम द एस्टिमेटेड 50,000 एट द टर्न ऑफ सेंचुरी। 1870s की बात करें, लगभग 1870 यानी 19वीं शताब्दी, और फिर 1970 की बात करें यानी लगभग 100 साल के अगर डेटा को देखा जाए तो जो बाघों की संख्या थी, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी, वो आपकी 55,000 से घट के कितनी हो जाती है? 1827 हो जाती है। तो ये एक आपका बहुत ही कंसर्नेबल जो है टॉपिक है कि जो बाघों की संख्या है जो आपकी हुआ करती थी 55,000 सेंचुरीज की शुरुआत में, वो सेंचुरीज के एंड होते होते वो 1800-1900 पे आके क्या होती है? सिमट जाती है। तो अब इसको मामला ये होता है कि लोग जो अथॉरिटीज़ होती है उनको रियलाइज होता है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है dwindle हो रही है। सो द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस। इन सभी मतलब कि खत्म होने के कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि पोचिंग फॉर ट्रेड, जो तस्करी होती है, श्रिंकिंग उनका हैबिटाट क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग जंगलों पे इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और जब जंगलों में जो कि उनका घर है, जब उसको आप इंक्रोच कर लोगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनका हैबिटाट भी क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। साथ ही साथ डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज, जिनको वो खाते हैं, प्रे मतलब शिकार, जिनको वो खाते हैं, वो स्पीसीज में क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो भूखों मर रहे हैं। तो और साथ ही साथ ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सभी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई? आपकी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होने लगी। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखिए
टाइगर्स का ट्रेड होने लगा, उसकी स्किन का, उसकी हड्डियों का, क्योंकि स्किन का ट्रेड होता है, आप देखिए, रॉयल्टी को शो ऑफ करने के लिए। आपका अगर बोन्स की बात करें तो जो ट्रेडिशनल दवाई बनती है, जो पारंपरिक दवाइयाँ बनती हैं, उसमें उनकी हड्डियों का यूज होता है। स्पेशली बात करें अगर एशियन कंट्री की, तो टाइगर की पॉपुलेशन जो है इसी की वजह से बहुत ज़्यादा गिरी है। और एशिया में अगर बात करेंगे तो इंडिया और नेपाल की बात करें तो वहाँ पे इनका एक जो हैबिटाट है लगभग 2/3 प्रोवाइड करता है, हैबिटाट अबाउट 2/3, यानी 2/3 जो शेरों की संख्या है वो आपके इंडिया और नेपाल में ही देखने को मिलती है। और जिसकी वजह से वर्ल्ड की बात करें तो दिस टू नेशंस बिकम प्राइम टारगेट फॉर द पोचिंग एंड द इलीगल ट्रेडिंग। इसीलिए ये जो दोनों देश हैं इनकी पोचिंग के लिए, इनकी ट्रेडिंग के लिए भी जाने लगे, क्योंकि सबसे संख्या यहाँ है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या उनके स्किन का जो है पोचिंग, उनका जो पोचिंग करना हो, स्किन का जो है ट्रेड करना हो, तमाम चीज़ें हैं वो इस क्षेत्र में काफ़ी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से भी उनका जो है डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। तो अब क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च इन 1973। 1973 में एक प्रकार से कैंपेन लॉन्च होता है कि हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करें, टाइगर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। टाइगर जो कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज ए एफर्ट ऑफ सेव इंडेंजर्ड स्पीसीज बट विद द इक्वल इंपॉर्टेंस एज ए मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। यानी कि टाइगर को बचाना सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो हम उसको बचा रहे हैं, तो ऐसा ही मत, आप सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मत देखिए, बल्कि ये क्या है, वो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इक्वल इंपॉर्टेंस देता है किसको, प्रिजर्व करने, किसको, बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। जितने भी बायोटाइप्स हैं उनको प्रिजर्व करना भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट टाइगर में हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क आपके वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में, ये आपको याद करना पड़ेगा। मानस टाइगर रिजर्व आपके आसाम में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में, और भी तमाम प्रकार के टाइगर रिजर्व बनाए गए जिसमें कि इन टाइगर्स को हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो आई होप आप प्रोजेक्ट टाइगर को समझ पाए होंगे। अगला और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के टाइप्स को हम पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली हम फॉरेस्ट के टाइप को देखेंगे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखेंगे। बात करें अगर इंडिया की, तो मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर आइदर ऑन आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हम जानते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है या तो मैनेज होता है, ऑन होता है बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी किसके थ्रू मैनेज करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, या फिर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी गवर्नमेंट इस भारत के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करती है, मैनेज करती है, उसको ऑन करती है। और इस आधार पे क्लासिफाई किया गया तमाम कैटेगरी में फॉरेस्ट को। पहला कैटेगरी है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया पहला किस नाम से, रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से। दूसरा आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और लास्ट वन इज दैट अनक्लास्ड फॉरेस्ट के नाम से। तो अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, तो जितने भी जंगल की संख्या है, मतलब जंगल की जितनी भी आबादी है उसमें हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वो फॉरेस्ट कहलाते हैं आपके रिजर्व फॉरेस्ट। यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एंड लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर कंसर्न। यानी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट क्या डिक्लेयर होते हैं इंडिया में, आपके रिजर्व फॉरेस्ट। वहीं पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो 1/3 फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और साथ ही साथ अगर रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम जोड़ दें तो जो टर्म पैदा होता है उस टर्म का नाम होता है परमानेंट फॉरेस्ट। क्या होता है, परमानेंट फॉरेस्ट। यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही मिलाकर क्या बनते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट। और इसमें एक टर्म आपको याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश में लगभग 75% फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। और हम जानते हैं सर्वाधिक वनों वाला कोई राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो वो आपका मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश है। वहीं अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात करें तो दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इस पर कोई बहुत बड़ा वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसको प्राइवेट कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो 3 प्रकार से हमने समझा कि फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। टॉपिक में अगर आगे बढ़े हम लोग तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं हमने देख लिया, समझ लिया। इसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जान लिए हैं कि ये एक लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, लगभग 75% से ज़्यादा
जो फॉरेस्ट हैं वो मध्य प्रदेश में परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब कहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलता है, कहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कहाँ पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट, थोड़ा सा एक छोटा सा टर्म उसको भी हम समझते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सभी में लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर बात करें टोटल फॉरेस्ट एरिया का, जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, जैसे गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, गुजरात हो गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई परसेंट है किसका, अनक्लास्ड फॉरेस्ट का, जो कि मैनेज होता है लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। टॉपिक में आगे हम लोग बढ़ते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। हम लोग कंजर्वेशन को देख लिए कि गवर्नमेंट तमाम मेजर्स को अडॉप्ट कर रही है इन सभी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसमें कम्युनिटी का क्या रोल है इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, लेकिन एक भारत का इतिहास रहा है कि भारत की जो तमाम जनजातियां हैं वो जंगलों में ही निवास करती है। जो ट्राइबल्स जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम वो जंगलों में ही निवास करती है और उनका लाइवलीहुड उसी पे डिपेंडेंट है। तो वो खुद आगे बढ़ के वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अलावा खुद प्रोटेक्ट करने का पूरा कंप्लीट टास्क जो है, जिम्मेदारी डेडिकेशन के साथ करते हैं। सो कंजर्वेशन स्टडीज आर नॉट न्यू इन कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम फॉर सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटी। हम जानते हैं कि जंगल जो है कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटी का ऑलरेडी घर है। इन सम एरिया ऑफ इंडिया की बात करें तो लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल। हम जानते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बात करें तो जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो खुद स्ट्रगल करती हैं कंजर्व करने के लिए इन सभी हैबिटेट को गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलकर, रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, जिससे कि वो अपने लाइवलीहुड को लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जहाँ पे कम्युनिटी खुद फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम मेजर्स को अडोप्ट कर चुकी है, तमाम स्टेप को उठा चुकी है। जैसे पहला एग्जांपल आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या होता है कि जो टाइगर रिजर्व राजस्थान में है वहाँ के विलेजर्स जो है फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय द साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग एक्ट का हवाला देते हुए वहाँ के जो विलेजर्स थे हैं माइनिंग के अगेंस्ट में क्या होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। यानी कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या होने वाला था, माइनिंग होने वाली थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो खुद लोकल कम्युनिटी, लोकल जो विलेजर्स थे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देकर उनसे लड़ते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। और कुछ एरिया में जो विलेजर्स थे वो प्रोटेक्ट करते हैं हैबिटेट को, और फाइनली गवर्नमेंट रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वायरमेंट, और उसमें गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं नहीं उसको आप नहीं टच, उसको अनटच आपको रहने देना होगा, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व। दूसरे पॉइंट की बात करें अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये भी दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectare of forest has the Bhairodev Dakav Sanctuary. Bhairodev Dakav Sanctuary declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. अब मामला समझिए आउटसाइड इंक्रोचमेंट क्या है, जो बाहरी अतिक्रमण है इससे रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के जो 5 विलेजेस थे वो सभी साथ में मिलते हैं और लगभग 1200 हेक्टेयर के क्षेत्र को भैरवदेव डाको सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पर वो डिक्लेयर करने के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में अपने ऑन सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन को क्या इम्प्लीमेंट करते हैं और किसी प्रकार के हंटिंग को और किसी प्रकार की पोचिंग को पूरी तरीके से बैन करते हैं, नॉट अलाउ करते हैं और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर देते हैं किसी भी प्रकार के आउटसाइड इंक्रोचमेंट से। यानी देख सकते हैं कि खुद वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही है अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। चिपको मूवमेंट आप जानते होंगे 1970s में आपके सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये लॉन्च किया गया सबसे फेमस मूवमेंट था चिपको मूवमेंट, जिसमें कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरह को वहाँ के महिलाएं, पुरुष, बच्चे, मनुष्य, आदमी सभी लोग पेड़ों से क्या होते थे, चिपक जाते थे अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। कोई भी एक्समैन अगर जैसे मान ली पेड़ों की कटाई करने के लिए आता था या गवर्नमेंट इस पेड़ों को कटवाना चाहती थी तो लोग पेड़ों से क्या होते थे, चिपक जाते थे कि उनको कहना था कि भाई अगर आपको पेड़ काटना है तो हमें काट के आपको पेड़ काटना पड़ेगा। इस प्रकार का डेडिकेशन, इस प्रकार का रिस्पेक्ट प्रकृति के प्रति हमें देखने को मिलता है। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरिया। हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन को रोकते हैं चिपको मूवमेंट, और सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को ही नहीं रोकते हैं बल्कि इसमें देखने को मिलता है कि कम्युनिटी
अफॉरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीसीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। वो पेड़ों को काटने से बचाते ही नहीं है बल्कि अपनी इंडिजिनस स्पीसीज की मदद से सक्सेसफुली वो तमाम प्रकार के अफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ को भी करते हैं। तो ये आपका चिपको मूवमेंट था। बीज बचाओ आंदोलन, जिसको सेव द सीड मूवमेंट भी कहा जाता है, ये आपका विजय जारधारी के द्वारा लॉन्च किया गया मूवमेंट था, जिसमें कि जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कही गई थी। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं अगर इनका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो ये ट्रेडिशनल जो सीड्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो फार्मर सिटीजन थे ग्रुप, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन हो गया टेहरी वाले में क्षेत्र में, नवदन्या आपका एनजीओ था, हैव सोन दैट एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें क्या देखने को मिलता है, तमाम क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो भी विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। यानी कि विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स ये संभव हो सकता है कि हम तमाम प्रकार के आपके इकोनॉमिकली जो कि पॉसिबल हो, इकोनॉमिकली वाइबल हो, ऐसे क्रॉप प्रोडक्शन को हम कर सकते हैं। यानी कि ये सेव द सीड मूवमेंट जो है विदाउट द यूज ऑफ केमिकल सिंथेटिक केमिकल्स का यूज किए बिना भी अच्छी पैदावार को पैदा करने का दावा करता है, जो कि जिसमें कि ये आप देख सकते हैं विजय जारधारी जी हैं और ये आपका नवदन्या इंस्टीट्यूट। यानी कि इन चार हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि कम्युनिटी कैसे कंजर्व करती है, किसको, आपके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करती है। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व, फिर हमने क्या पढ़ा आपका जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाद हमने पढ़ा अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, फिर हमने देखा चिपको मूवमेंट और फिर हमने देखा बीज बचाओ आंदोलन, यानी कि सेव द सीड मूवमेंट। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ पाए कि कम्युनिटी कैसे कंजर्व करने के लिए तमाम स्टेप्स को क्या करती है, उठाती है। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टॉपिक आपका शुरू होता है जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं JFM। नाम से स्पष्ट है कि ज्वाइंट मतलब मिलकर ऐसे मैनेज करेंगे, फॉरेस्ट को मिलकर कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो JFM क्या है उसको हम समझते हैं कि जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल गवर्नमेंट और साथ ही साथ कम्युनिटी दोनों मिल के वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम मेजर्स को अडोप्ट करें और प्रोटेक्ट करें, तो यही आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि लिखा है कि जो JFM प्रोग्राम है वो आपका एक गुड एग्जांपल है किसके लिए, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी डिग्रेडेड फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन और उसके मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं इन्वॉल्विंग ऑफ लोकल कम्युनिटीज, यानी कि लोकल कम्युनिटीज़ के कोलैबोरेशन के साथ हम मैनेज करेंगे, रिस्टोर करेंगे डिग्रेडेड फॉरेस्ट को। यानी कि ये जो JFM है एक कोलैबोरेटिव सिस्टम है, जिसमें कि लोकल कम्युनिटी का साथ लेकर जो गवर्नमेंट है इन तमाम कार्यों को करती है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, रिस्टोर करना, मैनेज करना, ये सारे काम को करने का जो है कार्य करती है। प्रोग्राम की बात करें तो ये जो फॉर्मल एग्जिस्टेंस है इसका 1988 देखने को मिलता है, यानी कि JFM जो शुरू होता है वो आपका 1988 से शुरू होता है, जिसमें कि जब उड़ीसा स्टेट पास करता है अपना फर्स्ट रेजोल्यूशन JFM के लिए, तभी से आपका जो है ये आपका एग्जिस्टेंस में है। JFM की बात करें तो डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज होने वाले जंगल्स हैं, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, उसमें लोकल इंस्टीट्यूशन को बनाना, उसके साथ मैनेज करना, अंडरटेक जो है प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ करना, ये सारी चीज़ें आपकी JFM में हमें देखने को मिलती है। बात करें कि लोग अगर लोकल कम्युनिटी साथ दे रही है तो इसके एवज में उनको फ़ायदा क्या है, तो उनके इसके एवज में गवर्नमेंट भी उनको कुछ फ़ायदा देती थी। क्या देती थी कि रिटर्न की बात करें तो जो मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटीज़ थे आर इंटाइटल्ड विद intermediary benefits like non-timber फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टिंग बाय द सक्सेसफुल। अब देखिए जो गवर्नमेंट भी इनको कुछ एक्सेस देती थी, जो कम्युनिटीज़ इस मैनेज करने में, रिस्टोर करने में, प्रोटेक्ट करने में साथ देती थी, उन कम्युनिटीज़ को भी कुछ रिटर्न में मिलता था। क्या मिलता था, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस मतलब जैसे फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, जो मेडिसिनल प्लांट हो गए, इन सभी का एक्सेस उनको मिलता था, जंगल में आने जाने का उनको एक्सेस मिलता था। तो आज भी आप देख सकते हैं कि मेघालय जैसे क्षेत्रों में वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ ही सेक्रेट ग्रुप्स हो गए, चाहे वो आपके फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, उनको खुद ही वो प्रोटेक्ट करते हैं विद द कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल।
ये चीज़ें आप समझ पाएंगे जेएफएम के अंतर्गत। तो इंटरमीडियरी जो बेनिफिट उनको मिलता है ऐसा करने से, उनको नॉन टिम्बर्स प्रोड्यूस मिलते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं। साथ ही साथ वो टिम्बर जो हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोडक्शन, सफलतापूर्वक सुरक्षा के साथ जो लकड़ियाँ, जैसे कि पेड़ सूख गए, लकड़ी निकल गई, लकड़ी का कुछ शेयर उनको भी मिल गया, तो कुछ इस तरीके से उनको रिटर्न भी हमें देखने को मिल जाता है। तो हम समझ चुके हैं कि आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है। और लास्ट टॉपिक हमारा है सेक्रेड ग्रुप्स, जिसको हम बोलते हैं पवित्र उपवन। क्या बोलते हैं? पवित्र उपवन। यानी कि पवित्र उपवन का मतलब हो गया ये जो जंगल है, ये चीज़ें हैं, ये जो नेचुरल जो क्रिएशन, नेचर का जो क्रिएशन है, ये हमारे देवी देवताओं का, किसका है? देवी देवताओं का, गॉड एंड गॉडेसेस, देवी एंड देवताओं का ये पूरा है। इसलिए हमको रिस्पेक्ट के साथ सम्मान करना है, उनका प्रोटेक्ट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे पीपल का वृक्ष अपने आसपास देखते होंगे, उस पर धागे लपेटे रहते हैं, उसकी पूजा होती है, लोग जल चढ़ाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेक्रेड ग्रुप्स कहलाते हैं, यानी कि पवित्र उपवन कहलाते हैं, सेक्रेड। चूँकि कुछ जानवर भी ऐसे हैं, जैसे गाय हो गई, जिसको गाय माता हम लोग बोलते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो एक प्रकार से सेक्रेड सिंबल ही आपका बन जाता है, जिसको लोग बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उसको जो है सम्मान देते हैं, उसका जो सेवा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मकाउस हो गए, लंगूर्स हो गए, तमाम चीज़ें। आप बड़े बड़े मंदिरों पर चले जाइए तो आपको बहुत सारे मकाउस, या छोटे मतलब किसी मंदिरों में चले जाइए, मकाउस लंगूर आते हैं, लोग उनको खिलाते हैं, फीडिंग करते हैं, सम्मान करते हैं, आशीर्वाद, तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो इस माध्यम से भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो नेचर वर्शिप, इसकी अगर बात करें तो जो हमारा ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है, उसमें नेचर वर्शिप की बातें की जाती हैं कि हम प्रकृति की क्या करेंगे? पूजा। प्रकृति पूजा जो है एक हमारे प्राचीन समय से ही ओल्ड ट्राइबल बिलीफ में देखने को मिल जाता है। और उसी वजह से जो क्रिएशन ऑफ नेचर है, हैव टू प्रोटेक्टेड, वो क्या हो रहा है? प्रोटेक्ट हो रहा है। जैसे कि ये बिलीव है प्रिजर्व करना सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रुप्स, यानी कि उन जंगलों को बिल्कुल अनटच छोड़ देना है, वर्जिन फॉरेस्ट कर देना है, मतलब उसको कोई छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से ऐसे जो है प्रिजर्व करते हैं सेवरल जो वर्जिन फॉरेस्ट को, वो भी कौन? ऐसा बिलीव जिसमें कि हम इन सभी जंगलों को बिल्कुल क्या, हम जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बस उनका हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उसमें कोई भी इंटरवीन नहीं करें, इंटरफेरेंस हमारा मनुष्य ह्यूमन कम्युनिटीज़ की नहीं है। और ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। क्या कहलाते हैं? सेक्रेड ग्रुप, क्योंकि माना जाता है कि ये हमारे जो फॉरेस्ट हैं ये गॉड और गॉडेस के हैं, इसलिए इसको लेफ्ट अनटच, यानी कि वर्जिन फॉरेस्ट हैं, बिल्कुल इनको हम टच नहीं करते हैं, जैसे है जिस फॉर्म में है बस उसी फॉर्म में हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बात करें दिस पैचेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम आर बैन, यानी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस पूरी तरीके से क्या है? बैन है। जिसमें कि सर्टेन सोसाइटी रिवर पार्टिकुलर ट्रीज विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम द लॉन्ग टाइम इमेमोरियल, लंबे समय से कुछ सोसाइटी जो है कुछ पेड़ों को, कुछ पौधों को, पार्टिकुलर ट्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मुंडास और संथाल, ये जो कम्युनिटीज़ हैं, मुंडास और संथाल जो कम्युनिटी है छोटा नागपुर में एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे ये लोग वर्शिप करते हैं महुआ को, जिसका नाम है बासिया लैटिफोलिया, और कदम्बा, कदम्बा का एंथोकैफेलस कदम्बा, यानी कि कदम्ब और महुआ का ये वर्शिप करते हैं। वहीं पे जो उड़ीसा और बिहार के ट्राइबल्स की बात करें तो वो टैमराइंड यानी इमली की और मैंगो की जो है पूजा करते हैं, वो भी किस समय? ड्यूरिंग द वेडिंग्स। टू मेनी ऑफ अस पीपल, और बनियान ट्री का जो हम लोग जो है उसको सेक्रेड मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि तमाम कम्युनिटीज़ किस प्रकार से तमाम पेड़ पौधों को रिस्पेक्ट देती है, उनकी पूजा करती है, उनको सेक्रेड मानती है। तो ये आपका सेक्रेड ग्रुप के टॉपिक को आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो उसमें तमाम अलग अलग कल्चर्स हैं, और हर उस कल्चर का अपना खुद का ऑन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड है किसको कंजर्व करना, नेचर और उसके क्रिएशन को। यानी नेचर और क्रिएशन को कंजर्व करने जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपने अपने सेट ऑफ तमाम जो ट्रेडिशनल मेथड हैं जिससे वो अपने नेचर और उसके क्रिएशन को प्रोटेक्ट करते हैं। सेक्रेड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ तक कि चाहे स्प्रिंग हो, यानी झरने हो, झील झरने हो, माउंटेन पीक्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इन सभी चीज़ों को भी क्लोजली प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये आप देख पा रहे होंगे तमाम जैसे नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी को गंगा माँ कहते हैं, सुबह शाम आरती होती है, उसको हम उस तरह रिस्पेक्ट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, जैसे कैलाश पर्वत हो गया, आपके जो है हिमालय पर्वत हो गया, और भी तमाम पर्वत जैसे कि अभी
तमाम न्यूज़ में था अरावली पर्वत, ये सारी चीज़ें, तो हम उसको कुछ हमारी जो आस्था का जो विषय होता है वो उससे जुड़ा रहता है, जिससे कि हम उस चीज़ के नाम पर हम उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तमाम एनिमल्स हो गए, जैसे गाय हो गई, मकाउस हो गए, लंगूर्स हो गए। जब आप टेम्पल्स पे जाते हो किसी भी, जैसे अयोध्या चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, मथुरा, काशी, कहीं भी चले जाइए, आप वहाँ जाके देखेंगे तो मकाउस, लंगूर बड़ी संख्या में वहाँ पे होते हैं, और इवन लोग उनको फीडिंग भी करते हैं, उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उनको जो है डिग्निफाई भी करते हैं। कहीं ना कहीं आप जो है उसका रिस्पेक्ट भी लोगों के द्वारा देखने को मिल जाता है, जैसे गाय हो गई। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर बिश्नोई कम्युनिटी की बात करें कि ये कम्युनिटी राजस्थान में बिश्नोई विलेजेस हैं, जिसमें जहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटीज़ रहती है, वो ब्लैक बग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालती है, उसका जो है पालन पोषण करती है, उसको रखती है। और ब्लैक बग हो गया, नीलगाय हो गई, पिकॉक हो गई, इन सभी को बहुत ही पूरी तरीके से रिस्पेक्ट दिया जाता है। इनको अपने खुद कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट समझा जाता है और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आई होप आप इस समझ पा रहे होंगे सेक्रेड ग्रुप के बारे में। यू विल फाइंड ट्रूप्स एंड मकाउस एंड लंगूर्स अबाउट मेनी टेम्पल्स, जिसमें कि वो उनको सम्मान दिया जाता है, टेम्पल्स के डिवोटी की तरह उनको रखा जाता है। बिश्नोई विलेज की बात करें तो ब्लैक बग की बात करें, चिंकारा जिसको बोला था, नीलगाय, पिकॉक, इनको जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटीज माना जाता है और कोई भी इनको हार्म पहुँचाता नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेक्रेड ग्रुप्स किस तरीके से, सेक्रेड ग्रुप्स के थ्रू हम लोग नेचर को कंजर्व करते हैं, कम्युनिटी कंजर्व करती है, और साथ ही साथ आज तक भी हम लोग उनको प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, नेचर को और नेचर के क्रिएशन को, जिसके तहत महात्मा बुद्ध का एक शानदार स्टेटमेंट के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है कि जो ट्री होते हैं वो एक पेक्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अनलिमिटेड काइंडनेस, जिनके अंदर क्या होती है, अनलिमिटेड काइंडनेस और बेनेवोलेंस होती है, परमार्थ होता है, दयालुता होती है, असीमित परमार्थ और दयालुता होती है, जिसमें कि कोई डिमांड ये पेड़ पौधे आपसे नहीं करते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए, एंड एक्सटेंड जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटीज, ये जीवन भर आपको देते रहते हैं। और यहाँ तक कि इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स, सभी ऑल बींग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये पेड़ पौधे इतने दयालु हैं कि ऑफरिंग शेड, छाया प्रदान करते हैं, किसको, इवन द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड, जो कुल्हाड़ी से काटने वाला एक्समैन, उस पेड़ पौधों को जो काटने वाला व्यक्ति आता है उसको भी वो छाया प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से 487 BC में महात्मा बुद्ध ने पेड़ पौधों के बारे में इतना शानदार स्टेटमेंट दिया था कि पेड़ पौधे क्या हैं, एक ऐसे पेक्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर अनलिमिटेड काइंडनेस होती है, अनलिमिटेड बेनेवोलेंस होती है, जिसके अंतर्गत वो अपने जीवन की सस्टेनेबिलिटी के लिए कोई भी डिमांड नहीं करते, और यहाँ तक कि जो उसको काटने आता है उसको भी वो छाया देते हैं। तो हमारी दायित्व तो है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। सो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने सभी टॉपिक्स को बाकायदा एक एक करके क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर इसमें किसी भी टॉपिक्स में आपको डाउट है तो इसका स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जैसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो कि ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 था, पूरी तरीके से इसको कंप्लीट एस्पेक्ट के साथ डिस्कस कर लिया है। सो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को साइन ऑफ करते हैं, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स टू दिस चैनल। और इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।